यहाँ इस संघर्ष के बारे में? मैं बस यही कहूँगी कि जिस मेहनत से, जिस डेडिकेशन से मैंने किया, वैसे अगर हो सकता है। अच्छा, ये लाइन कल भी इन्होंने अपने मंच पर बोली थी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। जी, कल एक सम्मान समारोह यहाँ पर हुआ था, उसकी भी खबर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बात रही पहले की जो खबरें थी वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। बाकी आज हम बातचीत करेंगे दिव्या तंवर से कि जो यूपीएससी है इसका सबसे पहले दिमाग में क्यों आया, क्योंकि इलाके के अंदर, हरियाणा के अंदर खास तौर पर सरकारी नौकरी को महत्व दिया जाता है। सरकारी नौकरी में क्या पद हो इसको कम महत्व दिया जाता है, तो इन्होंने थोड़ा सा बड़े पद की तरफ ही यानी यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की तरफ ही रुख क्यों किया? इसके पीछे ये है कि स्कूल में कभी एक बार चीफ गेस्ट बन के आए थे एसडीएम सर, तो उनका जो पावर देखा और उनका इतना रेस्पेक्ट हुआ स्कूल में, उस टाइम लगा कि हाँ हमें भी बनना है, एसडीएम बनना है हमें भी। उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए कॉलेज में आए तो थोड़ा सा सिलेबस देखा और यूट्यूब से भी, नेट से जो भी इंफॉर्मेशन मिली तो लगा कि हाँ भाई यूपीएससी करना चाहिए। तो दिमाग में रहा कि हाँ हमें भी यूपीएससी करना है। यूपीएससी करना है। बाकी एसडीएम एचएएस अधिकारी होंगे वो तो? हाँ वो तो, लेकिन आईएएस में भी पहले एसडीएम के लिए 2 साल की ट्रेनिंग होती है जिनको आईएएस मिलता है। ओके ओके ओके। अच्छा, ये जैसे आपने पढ़ाई कहाँ से करी बताएंगे एक बार? स्कूल और कॉलेज दोनों? स्कूल तो मैंने अपना नवोदय से किया है 6 से 12। उसके बाद कॉलेज यहीं गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़ से किया है, बीएससी अपनी ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, 1-1.5 साल की प्रिपरेशन, और उसके बाद सीधा यूपीएससी। सिर्फ 1-1.5 साल की प्रिपरेशन? हाँ, बीएससी के बाद स्टार्ट किया था तो मेरी बीएससी हुई और अब 1.5 साल 2 साल हो गए हैं बीएससी प्रिपरेशन को। करते समय कोई कोचिंग करी किसी प्रकार की? कोचिंग तो नहीं, लेकिन हाँ ऑनलाइन जो भी टॉपिक्स मुझे समझ में नहीं आते थे, मैंने यूट्यूब से या अनअकैडमी से या जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल थे उनसे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अच्छा, यानी लॉकडाउन के बाद आप अपनी जो तैयारी शुरू करने गए थे? नहीं, लॉकडाउन में स्टार्ट कर रही थी। आप? हाँ, लॉकडाउन में शुरू की थी, उसके बाद 1 साल का तो ये पूरा प्रोसेस ही होता हाँ, है। हाँ, हाँ। तो उस टाइम स्टार्ट की थी और देन अभी तक। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोचिंग भी नहीं करी, और बाकी प्रयास आपका कौन सा था, पहला दूसरा? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ। था पहले ही प्रयास में? हाँ सर, पहले। ये मोटिवेशन कैसे आया कि मतलब कि इतना ज़्यादा मेहनत करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही और यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है? ऐसे यूपीएससी के कई प्रीवियस टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया है, तो मुझे भी यही लगता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। पहले तो लोग ऐसे ही कहते थे नहीं यार यूपीएससी तो पंचवर्षीय योजना है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन कई बच्चे थे ऐसे एग्जाम्पल्स कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, तो मुझे लगा कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, इस बार ही लेना है। अच्छा, कौन सी रैंक आई अपनी? मेरी 438 है। अच्छा, इसमें क्या कैडर मिलने की संभावना है, जैसे आईपीएस की? और शायद आईपीएस की संभावना है या फिर आईआरएस की है। अच्छा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस है मेरे पास, तो प्रोबेबली आईपीएस ही। अच्छा, और जैसे आपने बताया कि यूट्यूब पर या अनअकैडमी वगैरह पर पढ़ाई करते थे आप, तो किन टीचर्स को फॉलो करते थे या कौन सी बुक्स पढ़ते थे? बुक्स तो जो टॉपर्स ने रिकमेंड की, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की। जैसे जो स्पेसिफिक बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हर सब्जेक्ट की, पॉलिटी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत है, या मतलब हर सब्जेक्ट की अपनी यूपीएससी में स्टैंडर्ड बुक्स होती है, हमें हर सब्जेक्ट की 2-3 बुक्स तो पढ़नी होती हैं, तो वहीं से, और एनसीईआरटी से। और यूट्यूब पे ऐसा नहीं था कि कोई स्पेसिफिक टीचर था, लेकिन हाँ मैंने जो भी जहाँ से अच्छा मिलता था मटेरियल मैं वहीं पे कर लेती थी, अपना कोई वेबसाइट हो या फिर कोई टीचर हो उसके थ्रू। इस समय जिस समय आप यूट्यूब वगैरह की बात कर रहे हैं या प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, उस समय आप कहाँ थे, यहाँ पर थे या फिर कहीं यहीं दूसरे थी, मैं घर पे ही थी। अपना प्रीलिम्स भी मैंने घर से ही दिया है। प्रीलिम्स जब मेरा हो गया था, सिलेक्शन रिजल्ट आ गया था, उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए दिल्ली गई थी मैं 2 महीने के लिए वहाँ से, क्योंकि मेंस लिखना था, दिल्ली सेंटर था, तो नो एग्ज़ाम है तो यहाँ से तो दे नहीं सकती थी अप डाउन, तो मैंने फिर वहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन की थी और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे? हाँ, हाँ, और एग्जाम्स दिए, नो एग्जाम्स हाँ, होते वो सभी एग्जाम जी दिए? सर। अच्छा, इसमें इंटरव्यू एक अहम जो है हिस्सा होता है, क्या आपने मॉक इंटरव्यूज भी दिए थे? हाँ सर, मॉक इंटरव्यू काफ़ी लगाए थे, लगभग 7-8 मॉक इंटरव्यू दिए। हाँ। और उसके बाद मेन जो इंटरव्यू हाँ, था, उसके बाद यूपीएससी वाला। कौन सा टफ था?
मुझे ऐसा लगता है मॉक इंटरव्यू ज़्यादा टफ थे। वो बच्चे को पहले ही इस तरह से प्रिपेयर कर देते हैं कि वहाँ पे जाके आप मतलब ऑलरेडी इतना प्रेशर झेल चुके हो मॉक्स में ही कि यूपीएससी में जाके आपको ऐसा ना लगे कि भाई वहाँ पे, और यूपीएससी में एकदम मतलब कंफर्टेबल फील करवाते हैं वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको डराएंगे, मतलब आराम से रिलैक्स करेंगे कि आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ ही आता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप आराम से जवाब दें, और कोई फैक्चुअल पूछते नहीं है, वो सारे सिचुएशनल पूछते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे, ऐसा हो जाए तो उनमें तो आंसर्स देने ही होते हैं। अच्छा, बात करें हमारे आम जनता की, तो आम जनता में हमारे साथ सबसे ज़्यादा युवा जुड़े हुए हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं में से आप हो सकता है कि कुछ % युवा ऐसे हों जो आपसे प्रेरित होकर यूपीएससी की तैयारी करने चल पड़े। अब विशेष बात यह है कि यहाँ पर जानकारी का थोड़ा सा अभाव रहता है। हालांकि यूट्यूब के ज़माने में आज ऐसा असंभव सा है, लेकिन जो आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, ये फेसबुक पर देख रहे होंगे, तो ये लोग जानना चाहेंगे, इनमें से कुछ % लोग, कि क्या प्रोसीजर है, कब फॉर्म निकलते हैं, क्या योग्यताएं हैं और किस प्रकार से इस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है, इनको बताएं टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ बताएं। सर, फॉर्म तो फरवरी में निकल जाते हैं, और गर्ल्स के लिए तो वैसे भी कोई फीस नहीं होती है यूपीएससी में, 0 होती है। एज वगैरह, एज 21 के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जनरल के लिए 32 होती है, देन ओबीसी के लिए 35 होती है, और SC STs के लिए एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब अटेम्प्ट्स भी होते हैं, लेकिन इतने होते हैं, इनफ होते हैं। मतलब जनरल वाले के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं, ओबीसी वाले के लिए शायद 8 या 9 अटेम्प्ट होते हैं। और उसके बाद प्रीलिम्स होता है हमारा। प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, क्योंकि भाई इतने बच्चे हैं, तो बस वो तो सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए होता है कि लाखों में लोग भरेंगे तो फिर उनमें से हमें 1000 चूज़ करने हैं। तो इस वजह से प्रीलिम्स होता है, जिसमें एक GS का पेपर होता है, एक CSET का पेपर होता है। उसके बाद वो क्वालिफाई हो जाता है, देन मेंस होता है। मेंस में हमारे 4 तो जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, उनका सिलेबस होता है डिफ़ाइन कि आपका उन्हीं में से एग्ज़ाम आएगा। जैसे हिस्ट्री का होता है, फिर पॉलिटिकल साइंस का होता है, देन इकोनॉमी का होता है, देन 4th वाला हमारी इथिक्स वैल्यूज़ होती हैं, जो मोरल वैल्यूज़ उनके लिए होता है। और 2 पेपर हमारे ऑप्शनल के होते हैं, वो हमें चूज़ करना होता है अपने हिसाब से, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें अच्छा लगे तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, इसके 2 पेपर होते हैं। देन एक इंग्लिश का पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है, वो क्वालिफाइंग होते हैं, हमें क्वालिफाई करना होता है बस उनमें। और एक पेपर ऐसे का होता है, तो फिर इन सब का स्कोर बनता है, और देन लास्ट में पर्सनैलिटी टेस्ट होता है हमारा इंटरव्यू के रूप में, और देन इन सब के रैंक्स आती हैं। जिसमें मेरे 2 सवाल निकल कर आएंगे। एक सवाल तो मेरा ये कि आपने किससे किया था, हिंदी से किससे? मैंने हिंदी मीडियम से किया था। तो इसमें आपने बताया कि एक हिंदी और इंग्लिश दोनों का टेस्ट होता है। हाँ, तो सर। इंग्लिश को कैसे मैनेज किया फिर आप? इंग्लिश मतलब वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है, और शायद मुझे पता नहीं, शायद 33% लेने होते हैं मतलब क्वालिफाइंग। तो उसमें ऐसे आता है, और प्रेसी राइटिंग आती है, और ये सब आते हैं, ईडियम्स वगैरह थोड़े से। तो मतलब बस क्वालिफाइंग है, तो बस टेस्ट लगा लेते हैं तो हो जाता है, वो इतना टफ नहीं है। मतलब कि नहीं होएगा इंग्लिश, ऐसी कोई बात नहीं, इतना हार्ड नहीं होता है। मतलब अगर हम टेस्ट सीरीज अच्छे से 2-3 कर लेंगे इंग्लिश की, तो देन हो जाएगा, उससे घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो रही सब्जेक्टिव या टेक्निकल बात। बाकी बात करें यहाँ की, जो आम जनजीवन आपने यहाँ पर जिया, इस आम जीवन के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर, मैंने अपने चैनल पर पूरा दिखाया भी है कि मात्र एक रूम, और वो भी छत पर, और आपका परिवार में जैसे आपके छोटे बहन भाई भी हैं, आपकी माताश्री भी हैं, यहीं पर रहना, यहीं पर पढ़ना, यहीं पर सोना। मतलब ऐसा होता है कि कई बार, जैसे हम कल डिस्कस ही कर रहे थे, कैमरामैन साथी जो मेरे पास, ये कह रहे थे कि ऐसे जगह पे रह के तो वैसे ही आदमी सोचे कि भाई क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ इस तरह की भावनाएं, नेगेटिव भावनाएं आ जाती हैं। कैसे अपने आप को प्रेरित रखें? वो तो होता ही था, कभी कभी ऐसा लगता ही था कि यार दूसरों के पास है वो हमारे पास नहीं, जैसे गर्मी में या फिर सर्दी में, ये सब होता ही था। लेकिन मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। मेरे को ये लगता था कि शायद भगवान जी चाहते हैं स्ट्रगल करवाना, इसलिए मैंने थोड़ा, घर वालों ने भी सपोर्ट किया अच्छे से, कोई काम नहीं करवाया कि बस पढ़ाई के लिए आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। मम्मी ने सपोर्ट किया, और मैंने खुद भी मैनेज कर ली वो चीज़ें कि हाँ करना ही है। मेरे को ये लगता था कि थोड़े दिन की तो बात है, थोड़े दिन की तो बात है, तो बस यही
थोड़े दिन की तो बात है, बाकी फिर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा मिलेगा। हाँ। क्योंकि कल सम्मान समारोह जो इनका हुआ उसके अंदर इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में भी जिक्र किया। हाँ, मैंने यही बोला कि मेरे दिमाग में यही रहता था कि बस अपनी जो गाड़ी हो उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख जाए और आगे फ्लैग लग जाए, बस ये चीज़ दिमाग में रहती थी कि ये रखना है बस। वहाँ पे लाइब्रेरी में भी था, मतलब कि यही मेरे को रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहिए पीछे और आगे फ्लैग चाहिए अपनी गाड़ी पे। तो बस इस चीज़ से मोटिवेशन मिलता रहा। मोटिवेशन मिलता रहा, लेकिन मोटिवेशन तो आपका इंटरनल और मेंटल लेवल पर था। लेकिन बात करें फाइनेंशियल हेल्प, तो फाइनेंशियल हेल्प कैसी हुई? फाइनेंशियल हेल्प कुछ तो मम्मी ने ही किया, उन्होंने किस्त विस्त ली और जैसे भी मैनेज किया। और मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया बच्चों को, स्कूल भी ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए, पार्ट टाइम के लिए 3-4 घंटे के लिए मैं स्कूल में जाती थी, देन अपना पढ़ लेती थी घर आके। और छोटी सिस्टर है उसने भी ट्यूशन्स किए, तो इस तरह से मैनेज की चीज़ें हमने। पिताजी के बारे में बताएं कुछ। ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है, छोटे थे उस टाइम हम तो। कौन से सन की बात है? 2011, मैं तो शायद 11 साल की होंगी उस टाइम, तो इतना याद नहीं है कुछ। 2011 के अंदर इनके पिताजी का साया इनके ऊपर से उठ गया था, बावजूद उसके इन्होंने और इनके परिवार ने पूरे ने हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, कल सम्मान समारोह के अंदर एक मधु मैम करके दिखाई पड़ी और उनके बारे में भी काफ़ी मंच से बोला गया। और दूसरा ये भी कि आपने बताया था कि 6 से ऊपर आप नवोदय में गए थे, 1st to 5th में कहाँ था? हाँ, वहीं मैंने अपनी 5th मतलब जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो यहीं से मन्नू स्कूल से की थी। देन वहाँ से मैम ने फॉर्म फिल करवाया नवोदय का, हमें तो उस टाइम पता भी नहीं था ऐसा कुछ, मैम का ही सपोर्ट रहा, मैम ने ही फिल करवाया। और उसके बाद जब एग्ज़ाम दिया तो सिलेक्शन हो गया। मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया है, मतलब फाइनेंशियल भी उन्होंने बहन भाइयों के लिए भी बहुत कुछ किया, मतलब फ़ीस वीस में कभी ऐसे नहीं कहा मतलब कि फ़ीस चाहिए या कुछ ऐसा। और मुझे भी स्कूल में इसीलिए, मतलब मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी पार्ट टाइम, तो उन्होंने मुझे पूरी सैलरी दी, मतलब फ़ीस से कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि तेरी मेहनत है तो सैलरी पूरी मिलेगी। तो मैम का तो वैसे भी बहुत सपोर्ट रहा है, फाइनेंशियल भी और इमोशनली भी, मेंटली भी वो बहुत सपोर्ट करती थी कि करना है। और उनका खुद का स्ट्रगल इतना रहा है